प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फैमिली ऑफ साल्ट्स के बारे में जानेंगे। लवण परिवार, ये लवण परिवार क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं लवण परिवार। लवण क्या होते हैं? लवण आयनिक यौगिक हैं, अर्थात लवण धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों से निर्मित होते हैं, यानी ये आयनिक यौगिक है। लवण में धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं, तो आयनों से निर्मित होते हैं, इसलिए ये आयनिक यौगिक हैं। समान आयनों वाले लवणों को लवण का एक परिवार कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा आप इसको समझने का प्रयास करें। NaCl, Na2CO3, Na2SO4, ये इसमें कॉमन सोडियम दिखाई दे रहा है, तो यह सोडियम परिवार हुआ। सोडियम परिवार के तहत इनको रखा जाता है। दूसरा उदाहरण NaCl, KCl, इसमें कॉमन देखा जाए। अन्य उदाहरण MgCl2, इसमें देखिए तो क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन परिवार के लवण हैं। उसी तरह से Na2SO4, K2SO4, MgSO4, CuSO4, CaSO4, ये सब देखिए तो इसमें सल्फेट SO4, तो ये सल्फेट परिवार है। उसी तरह से कार्बोनेट का परिवार होता है, क्लोराइड का होता है। इसमें सोडियम आयन कॉमन, इसमें क्लोराइड आयन कॉमन, इसमें सल्फेट आयन कॉमन। तो जो कॉमन हुआ, जो उभयनिष्ठ हुआ, जो सब में मिले, उसको एक फैमिली के तहत रखा जाता है। जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, एक परिवार के सदस्य, एक पिता की संतानें, एक फैमिली, एक माता की संतानें, एक फैमिली। तो जिस तरह से हमारा परिवार बनता है, ठीक उसी तरह से साल्ट का भी परिवार होता है, साल्ट, फैमिली ऑफ साल्ट। अब हम इसके बारे में, इनके गुणधर्मों को जानेंगे, सीखेंगे कुछ। ये छोटा सा डिफिनीशन है, आप इसको लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, ज्यादातर समझना है इसमें। एनसीईआरटी का बुक आपके पास होगा, वहां पर एक एक्टिविटी दी हुई है, पेज नंबर 31, क्रियाकलाप 2.13। नीचे दिए गए लवणों का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम उन लवणों को लिखेंगे, उन लवणों का सूत्र लिखेंगे। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसका सूत्र है K2SO4। सोडियम सल्फेट, ये सल्फेट परिवार के तहत इनको रख सकते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4,
मैग्नीशियम सल्फेट, आप इसमें देख रहे हैं कि सल्फेट कॉमन मिल रहा है, यानी सल्फेट आयन सब में है, MgSO4। कॉपर सल्फेट, CuSO4। सोडियम क्लोराइड, अब यहां पर परिवार बदल रहा है, NaCl। सोडियम नाइट्रेट, इसमें सोडियम कॉमन है, NaNO3। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इतने साल्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने साल्ट्स दिए हुए हैं एक्टिविटी के रूप में। एक बार फिर से सुन ले, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉपर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। इनका सूत्र आपको याद रखिएगा। हो सकता है कि 1 नंबर के प्रश्न में यह पूछा जा सके, इस यौगिक का सूत्र क्या है बताइए। अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है, ये पता लगाना है, एक्टिविटी में है कि उस अम्ल और क्षारक की पहचान कीजिए जिनके उपयोग से ये लवण निर्मित है। उन अम्ल और क्षारक के बारे में पता लगाना है। तो कौन से अम्ल और कौन से क्षार आपस में रिएक्शन करके इन लवणों का निर्माण कर रहे हैं, इसके बारे में हमें सीखना है। कैसे पता लगेगा, आइए सीखते हैं। हमारे समक्ष ये दिए हुए हैं साल्ट के बारे में हम अभी तक क्या जानते हैं, लवण का निर्माण कैसे होता है। आप उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ चुके हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। इतनी सी बात आपको पता है, और इसी नियम का उपयोग करके हम ये पता लगा लेंगे कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार आपस में रिएक्शन करेगा तो ये लवण निर्मित होगा। कॉमन बात कि ये साल्ट है, अभिक्रिया के फल स्वरूप इसमें जल का निर्माण तो अवश्य होगा, सब में जल। हम यहां पर H2O लिख देते हैं। सब में ये साल्ट का निर्माण हो रहा है, साल्ट के साथ ये जल का निर्माण हो रहा है। सब में H2O लिख देना है। तनिक भी घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अब आगे हमको क्या करना है। ये जो है ये प्रोडक्ट है, ये इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होगा। ये अब हम
इजीली पता लगा लेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर है SO4 और यहां पर है H2। अम्ल होना चाहिए, तो H2SO4 ये अम्ल हो गया, H2SO4 और K, और इसमें बचेगा OH, क्योंकि जल जब टूटता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, तो रिएक्शन होगा H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन, तो परिणाम स्वरूप बनेगा K2SO4 और H2O। बैलेंस कर सकते हैं, H2 यहां पर 2H2O हो जाएगा। इस प्रकार ये बैलेंस हुआ। उसी तरह से हम यहां देखें तो H2 और SO4, यहां भी H2SO4, H2SO4 और क्षारक Na और इसमें से OH, NaOH, यहां भी बैलेंस करेंगे, 2 and 2 4। सिमिलरली इसी तरह से H2 और SO4, H2SO4 एसिड हो गया, और बेस CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट में से सल्फेट और इसमें से हाइड्रोजन, तो यहां भी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार ये इस साल्ट का निर्माण हुआ। यहां भी देखें तो H2SO4 एक बार फिर से H2SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस। यहां भी बैलेंस इस तरह से हम कर देंगे। यहां देखिए, अभी तक तो हम सब सल्फेट परिवार के लिए थे, अब ये या तो सब में सोडियम है तो सोडियम परिवार, या क्लोरीन को क्लोराइड परिवार, ये नाइट्रेट परिवार भी ले सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट को हम सोडियम परिवार के तहत भी रखते हैं, नाइट्रेट परिवार के तहत भी रखते हैं, दोनों में से जो कॉमन मिले। यहां देखिए तो क्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। और साल्ट बनाने के लिए एसिड तो मिल गया, बेस क्या चाहिए? Na और OH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार ये बैलेंस है। यहां भी Na, अब देखिए यहां पर क्लोरीन था, H था, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ। यहां पर हाइड्रोजन है और नाइट्रेट है, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड। आप इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड चाहिए, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और बेस NaOH। तो बिल्कुल आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार आपस में रिएक्शन करता है, तो ये बनता है। ठीक इसी तरह से यहां पर देखें H2CO3, यहां पर न तो सल्फेट है, न क्लोराइड है, न नाइट्रेट है, यहां पर कार्बोनेट है, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 और बेस NaOH। बैलेंस करेंगे, इस प्रकार ये बैलेंस हुआ। यहां पर देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और बेस NH4 अमोनियम, और इसमें से हाइड्रोक्साइड NH4OH। इस प्रकार हमने पता लगा लिया
कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये साल्ट बनता है। सीधी सी बात, अम्ल और क्षार के बीच जब रिएक्शन होता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस नियम का उपयोग आपको कर लेना है और इसी नियम के आधार पर हम किसी भी साल्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो यह साल्ट बनता है। इस प्रकार हम लवण परिवार की पहचान कर लेंगे। अब साल्ट का पीएच वैल्यू क्या होगा, लवण का पीएच क्या होगा। जो लवण होता है, अम्ल के बारे में तो जानते हैं कि अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, लेस देन 7, एंड क्षारक का पीएच 7 से अधिक होता है, मोर देन 7, 0 से 14 तक पीएच वैल्यू रहती है। लेकिन साल्ट का पीएच क्या होगा, उसका पता हम कैसे लगाते हैं। लवण अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है, उदासीन भी होता है। लवण में तीनों प्रकार होते हैं, यानी लवण का पीएच 7 से कम भी हो सकता है, 7 से अधिक भी हो सकता है, 7 के बराबर भी हो सकता है। इसलिए आइए अब हम इसको सीख लें कि इसका पता हम कैसे लगाएंगे। अब देखना यह है, समझने वाली बात आप समझ लें कि यह जो साल्ट निर्मित हुआ है, इसके आधार पर इसमें अम्ल और क्षार पर हम ध्यान देंगे। अम्ल और क्षार के बारे में बताया गया है कि प्रबल और दुर्बल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इस पर ध्यान देना है। H2SO4, HCl, HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग है, NaOH, KOH स्ट्रॉन्ग है। तो जब दो स्ट्रॉन्ग मिल जाएंगे, समान बल वाले मिलते हैं तो क्या होता है, रस्सा कस्सी का खेल आप खेले होंगे। जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगता है तो रस्सा कस्सी का जो इंडिकेटर है वो बैलेंस रहता है, न इधर जाएगा न इधर जाएगा, बीच में रहता है, यानी न्यूट्रल होता है। ठीक उसी तरह से यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रल होगा, वो जो साल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, उसका पीएच 7 होगा। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, जब दोनों वीक होंगे तब भी वही कंडीशन होगा। दो दुर्बल अम्ल हो और क्षार हो, दोनों दुर्बल हो, उस परिस्थिति में भी जो साल्ट निर्मित होगा वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, उसका भी पीएच 7 होगा। लेकिन यदि एक स्ट्रॉन्ग हो जाए और दूसरा वीक हो जाए, एसिड स्ट्रॉन्ग हो, एसिड प्रबल हो, अम्ल प्रबल हो और क्षार दुर्बल, क्षार दुर्बल हो और अम्ल प्रबल हो, तो जो लवण की प्रवृत्ति होगी, जो प्रकृति होगी, वो बलवान के साथ जाएगी। क्योंकि इस संसार में सब शक्तिशाली का ही साथ देते हैं, निर्बल का सहारा शायद ही कोई बनना चाहता है। जिसके पास शक्ति होती है उसी की लोग जय जयकार करते हैं, उसी की पूजा करते हैं। शक्ति सर्वत्र पूजय। तो उसी तरह से स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के साथ में जाएंगे। अम्ल यदि प्रबल है तो साल्ट की प्रवृत्ति, साल्ट की प्रकृति, नेचर, वही अम्ल के साथ जाएगी, वो लवण अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, बेस अर्थात क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है, तो वैसी परिस्थिति में जो लवण बनेगा उसकी प्रवृत्ति क्षारीय प्रवृत्ति की होगी।
अब देखते हैं, ये दोनों प्रबल हैं तो यह न्यूट्रल होगा, ये दोनों प्रबल हैं, ये न्यूट्रल होगा, यह प्रबल है, यह थोड़ा सा वीक पड़ता है, इसकी प्रवृत्ति जो होगी एसिड होगी, अम्लीय होगी। यह प्रबल है और ये दुर्बल होता है तो इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होगी। ठीक उसी तरह से ये देखिए, ये भी प्रबल है, ये थोड़ा सा वीक पड़ता है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो ये न्यूट्रल, इसमें भी ये न्यूट्रल, ये वीक पड़ता है, कमजोर होता है, और ये स्ट्रॉन्ग है तो इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है तो इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होगी। अम्ल यदि बलवान है तो अपना गुण यहाँ पर स्थापित करेगा, क्षार यदि बलवान है तो अपना प्रभाव यहाँ पर छोड़ेगा। तो ठीक इस तरह से हम लवणों का पीएच ज्ञात करते हैं। इस बात को भली भांति अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, इस सिद्धांत को बढ़िया से समझ लीजिए। इसकी सहायता से आप लवण के बारे में आगे अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलेंगे। अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए और अपनी तैयारी आप कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।